देखा कि उसके लेफ्ट पीछे वाले पैर की पावर अभी भी थोड़ी अनबैलेंस्ड है। अगर मैं वहां हाइड्रोलिक सपोर्ट लगा दूं तो वो और भी ज्यादा ऊंचा कूद सकेगा। जोंग रुऑक्सुए ने वो पेपर प्लेन लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और हीरो वाली चमक थी। डन, मैं संभाल लूंगी। अगर टीचर ने गलती से भी तुम्हारी तरफ देखा तो मैं नाटक करके वही बेहोश हो जाऊंगी। शाओ युआन पापा आगे वाली सीट पर बैठे हमारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाए और हंस दिए। उन्होंने कार की खिड़की से बाहर नीले आसमान को देखा। एक नई जिंदगी अब शुरू हो चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। पूरा क्वार्टर गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ बिल्डिंग नंबर 1 के बेसमेंट में इस वक्त ब्राइट लाइट्स जल रही थी। शेन यानजो पापा वर्क टेबल के सामने बैठे थे। उनके हाथों ने उस थोड़े से जले हुए काले फर्स्ट क्लास मेरिट मेडल को कसकर मुट्ठी में दबा रखा था। उनकी आंखें बिना सोए पूरी तरह लाल हो चुकी थी। साइड में रखे एस्ट्रे में सिगरेट पी के एक छोटा सा पहाड़ बन चुका था। वो ड्रैगन हेड का रहस्यमय सिग्नल किसी कांटे की तरह उनके दिल में चुभ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें न चैन मिल रहा था न सुकून। अगर बड़े भाई अभी जिंदा हैं तो इस मेडल के अंदर। शेन यानजो पापा ठंडी आवाज में खुद से बड़बड़ाने लगे। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। एक्सरे मशीन ने इसे चेक कर लिया है। मेटल डिटेक्टर ने भी इसे स्कैन किया। ये तो सिर्फ एक आम तांबे और लोहे का टुकड़ा है। क्या सच में मेरा वहम है? मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ठीक, वो भारी और साउंड प्रूफ दरवाजा ठीक तभी थोड़ा सा खुला। मैंने अपना प्यारा रुए वाला छोटू सा भालू वाला नाइट सूट पहना था। अपनी आंखें मलते हुए मैं आराम से अंदर आ गया। मेरे ठीक पीछे मेरा हमेशा का वफादार साया मेरा डागी लेटिंग था। मैंने एक छोटा सा यौन लिया। मेरी आवाज एकदम रुई जैसी नरम और प्यारी लग रही थी। शेन पापा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? लेटिंग कह रहा था कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज है, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो जिद करके मुझे आपको देखने यहाँ नीचे खींच लाया। बहू! लेटिंग ने भी मेरी बात का सपोर्ट करते हुए ठीक वक्त पर आवाज निकाली। वो चलकर शेन यानजो पापा के पैरों के पास गया और अपनी गीली नाक से उनके हाथ को हल्के से टक्कर मारी। शेन यानजो पापा ने मुझे और लेटिंग को देखा। उनके दिल पर छाई हुई वो डार्क अंधेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और अपने घुटनों पर बिठा लिया। उनके होठों पर एक बेजान सी मुस्कान आ गई। पापा एक राज ढूंढ रहे हैं, पर ये मेडल, इसका मुंह इतना बंद है कि ये कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा। मेडल? मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। मेरी नजर उस थोड़े से जले हुए काले मेटल के टुकड़े पर पड़ गई। मैंने अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए, उस मेडल को उठाया और अपने हाथ पर रखकर उसका वजन चेक किया। मैंने अपने छोटे से नाखून से मेडल की बैक साइड हल्के से 2 बार टक टक किया। टिंग टिंग आवाज एकदम दबी हुई थी, क्लियर और पतली नहीं थी। अचानक मेरा छोटा सा माथा सिकुड़ गया। पापा, कुछ तो गड़बड़ है। शेन यानजो पापा थोड़ा हैरान हुए। क्या गड़बड़ है? मैंने उस मेडल को ठीक अपने हाथ के बीचों बीच हथेली पर रख दिया। मेरा हाथ बिल्कुल किसी ह्यूमन वेइंग स्केल की तरह रिएक्ट कर रहा था। इसकी डेंसिटी गलत है। ये तांबे का बना है ना? इसके साइज और मोटाई के हिसाब से इसका वजन लगभग 45 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे हाथ को ये सिर्फ 42 ग्राम का फील हो रहा है। इसमें पूरे 3 ग्राम का वजन कम है। शेन यानजो पापा के दिल में एक जोर का झटका लगा। 3 ग्राम वजन कम? मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में इतने साल काम करने के बाद भी वो वजन जैसी सबसे बेसिक डिटेल को कैसे भूल गए? मेरा मतलब है ये अंदर से खाली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस मेडल के बैक साइड पर बने एक बहुत ही छोटे से दाने की तरफ इशारा किया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ा हुआ है। ये लेफ्ट तरफ और नीचे की साइड थोड़ा झुका हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर एक खाली जगह है, लेकिन अंदर जो भी रखा है उसने पूरी जगह नहीं भरी है। शेन यानजो पापा एक झटके में सीधा खड़े हो गए। उन्होंने फटाफट एक चाकू उठाया और उसे जबरदस्ती खोलने के लिए आगे बढ़े, पर मेरे छोटे से हाथों ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। शेन पापा, आप सीक्रेट एजेंट हो, कोई लुहार नहीं। ये एकदम परफेक्शन वाली स्ट्रक्चर है। अगर आपने जोर लगाकर खोला ना तो अंदर की चीज टूट जाएगी। शेन यानजो पापा का हाथ हवा में ही रुक गया। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। सही बात है, अगर ये सच में बड़े भाई ने छोड़ा है तो उसके अंदर पक्का कोई कैमरा रोल या मैसेज लिखा कागज होगा। अगर चाकू की नोक उस पर लग गई या गलती से तेज रोशनी उसके अंदर चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस होने के बावजूद इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहां रखें। मैं कुर्सी से नीचे कूदा, अपने छोटे पैरों से भागता हुआ लैब टेबल के दूसरे कोने पर गया। मैं आदत के हिसाब से फटाफट कुछ चीजें निकाल लाया। एक स्पिरिट लैंप, एक चिमटी और वो आधी बची हुई ग्लास में रखी आइस कोला। मैं अपना इक्विपमेंट सेट करता गया और बिल्कुल एक स्कूल टीचर की तरह उन्हें समझाने लगा। ये मिडिल स्कूल की बेसिक फिजिक्स की प्रॉब्लम है। गर्मी से फैलना और ठंड से सिकुड़ना। हमें सिर्फ बाहर वाले कवर को गर्म करना है और अंदर वाले लॉक स्लैश बटन को ठंडा करना है और फिर ये अपने आप ही पूरा ठीक और आराम से खुल जाएगा। 10 मिनट बाद शाओ युआन, ली जेयान, लेई हु, ये किंग जो, ये चारों मर्द जो अपनी प्यारी नींद में थे, वो अपने नाइट सूट्स में नंगे पैर दौड़ते हुए बेसमेंट में घुस आए। सुना है उस मेडल के अंदर कोई राज छुपा है। अब कौन बेवकूफ चैन से सो सकता था। सब लोग लैब टेबल के आगे गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी सांसें रुकी हुई थी। मैंने सेफ्टी चश्मा पहना। मेरा पूरा ध्यान और फोकस इस टाइम टॉप लेवल पर था। मैंने चिमटी से एक छोटा सा आइस क्यूब पकड़ा और ठीक उस मेडल के बैक साइड वाले दाने पर उसे चिपका दिया। ठीक उसी सेकंड मैंने स्पिरिट लैंप जलाया और उस आग के आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से उस मेडल के घूमते हुए किनारे वाले बॉर्डर पर सेकना शुरू किया। बर्फ के पिघलने की आवाज, फुश, आग की उस मेटल पर लगने की आवाज। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सबके दिलों की धड़कनें रुक चुकी थी। अचानक कचक, एक बहुत ही हल्की सी पर इस मौत जैसे शांत कमरे में किसी धमाके जैसी पतली और तेज आवाज आई। खुल गया। मैंने झट से उस स्पिरिट लैंप को हटाया। चिमटी से उस मेडल के बैक कवर को हल्के से धक्का दिया। जो कवर एकदम सॉलिड और एक पीस का लग रहा था, वो अचानक किसी सीक्रेट गेट की तरह ठीक से खुल गया और वहां से एक दरार दिखने लगी। कमाल है। लेहू पापा की बड़ी बड़ी भैंस जैसी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने ये ट्रिक पहले क्यों नहीं सोची? मैं तो ऐसी चीजों पर हमेशा सीधा हथौड़ा ही मारता था। ली जेयान पापा ने उस पर एक ताना मारा, इसीलिए तो तू सिर्फ एक गुंडा बन सका और बम डिफ्यूज करने वाला एक्सपर्ट नहीं। शेन यानजो पापा के हाथ इस वक्त कांप रहे थे। उन्होंने सफेद दस्ताने पहने, अपनी सांस रुकी और बहुत बहुत आराम से उस मेटल के कवर को पूरा खोल दिया। उस मेटल के ठीक अंदर वाली उस खाली जगह में जिसका वजन मैंने पकड़ा था, वहां शांति से काले रंग के इलेक्ट्रिक टेप में लिपटा हुआ नाखून के साइज जितना एक बहुत ही छोटा गोल सा टुकड़ा रखा हुआ था। ये क्या है? शाओ युआन पापा आगे आए और क्लोजली घूरने लगे। माइक्रोफिल्म, सही पकड़ा। शेन यानजो पापा की आवाज सूखी हुई थी। ये 80 के टाइम पर केजीबी और सीआईए वाले स्पाइस अपना सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे। ये लोग इस 4 साइज के 2 से 4 पेपर्स को एक छोटी सी फिल्म पर प्रिंट कर देते थे। ये पुरानी और सॉलिड ट्रिक फौज में सिर्फ बड़े भाई को ही यूज करनी आती थी। उन दिनों वो पूरी फौज में हमारे सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंट थे। लेहू पापा खुजली और बेचैनी के मारे पागल हो रहे थे। जल्दी करो, देखो तो सही इसके अंदर क्या लिखा है। मैंने अचानक से जोर से चिल्लाकर रोका, इसे खोलना मत, ये लाइट सेंसिटिव फिल्म है। बाहर की रोशनी पड़ते ही सब इरेज हो जाएगा। जल्दी लाइट बंद करो। खटाक। शेन यानजो पापा का रिएक्शन टाइम किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज था। उन्होंने 1 सेकंड में मेन स्विच बंद कर दिया। बेसमेंट एकदम मौत जैसे अंधेरे में डूब गया। अरे मेरा पैर किसने कुचला? शोर मत मचाओ। लाइटिंग, तू आवाज मत करना। अंधेरे में हल्ला और भगदड़ मच गई। हिलना मत, मेरे पास रेड लाइट है। ये किंग जो पापा की आवाज आई। वो एक पुराने फोटोग्राफी लवर थे, इसीलिए उनके पास डार्क रूम का सारा सामान हमेशा इमरजेंसी किट में तैयार रहता था। एक बहुत ही धुंधली लाल रंग की सेफ्टी लाइट जल उठी। बेसमेंट अब एक बहुत ही डरावने और अजीब से लाल अंधेरे में डूब चुका था। उस
टेम्परेरी बनाए गए डार्क रूम में 5 बड़े मर्द डेवलपर केमिकल से भरे प्लास्टिक के टब के ठीक ऊपर झुककर खड़े थे। शाओ युआन पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था। हम सब ने अपनी सांसें रोक रखी थी और टब के लिक्विड पर फोकस किए हुए थे। शेन यानजो पापा ने चिमटी से उस छोटी सी फिल्म को पकड़ा और उसे उस लिक्विड में बहुत हल्के से हिलाने लगे। इस वक्त जैसे जम चुका था। ये सिर्फ एक कैमरा की रोल नहीं थी, ये 4 साल पहले गुजरे हुए वक्त का, मौत और जिंदगी के उस पार का, ये बड़े भाई येटिंग का इस दुनिया में छोड़ा हुआ आखिरी निशान और इकलौता सबूत था। धीरे धीरे फिल्म पर लगा काला रंग उड़ने लगा और उसके ऊपर की फोटो क्लियरली दिखने लगी। लईहू पापा ने दबी हुई आवाज में चीख कर कहा, आ गया, फोटो बाहर आ गई। शेन यानजो पापा ने तेजी से फिल्म को फिक्सर लिक्विड में डाला और उसे बाहर निकालकर मैग्नीफाइंग ग्लास के ठीक नीचे रख दिया। फोटो में ढेर सारी आड़ी टेढ़ी कंटूर लाइंस बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घने जंगल का मैप हो। उस मैप के ठीक बीचों बीच कुछ अजीब से मार्क्स बनाए गए थे, एक खोपड़ी, एक सांप और एक 5 पॉइंटेड स्टार। और उस ड्राइंग के बिल्कुल नीचे मोर्स कोड में एक नंबर्स की लाइन लिखी हुई थी, 1985/0714/K9। यकीन जो पापा के माथे पर लकीरें आ गई। इसका क्या मतलब है? 1985 मतलब इस साल का साल 0714। ये तो बड़े भाई के शहीद होने का दिन है। शाओ युआन पापा उस ड्राइंग को घूर रहे थे और उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। नहीं, वो सैक्रिफाइस होने का दिन नहीं है, ये लियाओ या के शुरू होने का दिन है। जब वो सारे पापा लोग इन कोड वर्ड्स के बारे में दिमाग खराब कर रहे थे, वहां कोने में बैठा लेटिंग अचानक किसी पागल की तरह बिहेव करने लगा। वो अचानक से अपनी जगह से उछला। उसने अपने दोनों आगे के पैर उस वर्क टेबल पर रख दिए। उसने टेबल पर रखी चिमटी को भी धक्का देकर गिरा दिया। उसने अपनी गीली नाक को ठीक उस फ्रेश निकाली हुई एसिड वाले लिक्विड की स्मेल दे रही फिल्म के आगे ले जाकर रख दिया। वाइन वाइन। लाइटिंग के गले से एक ऐसी दर्दनाक और रोनी सी आवाज आई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। उस केमिकल की तेज स्मेल की उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उस फिल्म को चाटने की कोशिश करने लगा। उस स्ट्रिक्ट और खौफनाक मिलिट्री डाक की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपककर उस टेबल पर गिरने लगे। लाइटिंग, हिलना मत। मैं फटाफट उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा पर शेन यानजो पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी अपनी आंखें भी इस वक्त पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, इसकी नाक हमारी आंखों से भी बहुत ज्यादा सच देख सकती है। इसने उसे सूंघ लिया है। भले ही 4 साल बीत गए हों, भले ही ये ऐसे केमिकल में धुली हुई क्यों ना हो, लेकिन इस फिल्म के ठीक अंदर एक बहुत ही छिपी हुई एक ऐसी महक है जो सिर्फ ये पहचान सकता है। वो महक एक सस्ती सिगरेट की है, गन्स पे लगने वाले गन ऑयल की है और बॉर्डर के जंगलों की मिट्टी की खुशबू है। ये इसके असली बास की महक है। ये येटिंग की महक है। लईहू पापा अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बड़े भाई, ये वही है, ये सच में वही है। इस फोटो पर मेरे भाई की खुशबू है। लाइटिंग ने उन्हें पहचान लिया है। बड़े भाई शायद सच में मरे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। बेसमेंट में ये 5 मर्द जिन्होंने जिंदगी और मौत के हजारों मिशन आराम से सहे थे, इस वक्त इन सब के चेहरे आंसुओं से पूरी तरह भीगे हुए थे। 4 साल हो गए थे। 4 सालों से ये लोग अपने सबसे बड़े भाई की मौत का दुख लिए जी रहे थे और आज इस छोटे से कैमरा फिल्म के टुकड़े ने और इस सच्चे वफादार बूढ़े कुत्ते ने हमें दुनिया का सबसे हिला देने वाला सच बता दिया था। क्या ड्रैगन हेड सच में जिंदा थे? हम सब लोग वापस बिल्डिंग नंबर A के हॉल में आ गए। रात के 4 बज रहे थे। टेबल पर वो बड़ी की हुई फोटो फैली पड़ी थी। शाओ युआन पापा ने उन कॉन्टोर लाइंस पर इशारा किया। ये मैप, यहाँ का जमीन का हिस्सा एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घना जंगल जैसा लग रहा है। शायद ये गोल्डन ट्रायंगल के आसपास का एरिया है। ये खोपड़ी स्कल पक्का पॉइजन स्कॉर्पियन ग्रुप का निशान होगा और ये 5 पॉइंटेड स्टार किसी मीटिंग पॉइंट का निशान हो सकता है। तो फिर इन नंबर्स का क्या? ये चिंग झो पापा कागज पेन लेकर कैलकुलेट कर रहे थे। 1985 और 0714 समझ में आता है। K9 मिलिट्री डॉग का कोड है, यानी अपना लीडिंग। लेकिन इसके आगे SOS का मतलब हेल्प मांगना है और पीछे ये अजीब सा कोड है 729148। ये क्या है? लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स या कोई बैंक अकाउंट? शेन यानजो पापा ने ढेर सारे मिलिट्री कोड बुक्स चेक किए। नहीं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। ये एक डेड कोड बंद ताला है। जब 5 बड़े पापा लोग टेंशन में माथा पकड़े बैठे थे, मेरे हाथ में गर्म दूध का ग्लास था। मैं टेबल के पास झुका हुआ था और दूध पीते हुए उन नंबर्स को घूर रहा था। अचानक मैंने बोलना शुरू किया, पापा ये कोई डेड कोड नहीं है, ये तो वो हॉपस्कॉट कूदने वाला गेम है जो आपने मुझे सिखाया था ना। सब लोग एकदम चौंक गए। हॉपस्कॉट? मैंने दूध का ग्लास नीचे रखा, एक कागज लिया और उस पर एक 9 बॉक्स वाला ग्रिड टिक टैक जैसा बना दिया। ये 80 के जमाने का सबसे नॉर्मल नंबर कीपैड का डिजाइन था। पापा ने मुझे पहले सिखाया था। अगर तुम चाहते हो कि किसी को तुम्हारा पासवर्ड पता ना चले तो इन 9 बॉक्सेस पर ड्राइंग बनाओ। मैंने पेंसिल पकड़ी और 729148 के हिसाब से उन बॉक्सेस में लाइंस जोड़ना शुरू किया। 7 से 2, 2 से 9, 9 से 1, 1 से 4, 4 से 8। जब सारी लाइंस जुड़ गईं तो उसने एक चाइनीज लेटर का डिजाइन बना दिया। ये नॉर्थ उत्तर लेटर का आधा हिस्सा था और साउथ दक्षिण लेटर का शुरुआती हिस्सा। और उस मैप के पीछे बहुत हल्के से 2 छोटे इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए थे, ML नॉर्थ, साउथ ML। शेन यानजो पापा का दिमाग रॉकेट की तरह दौड़ने लगा। अचानक उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए। मैं समझ गया, उनकी आवाज जोश के मारे फट रही थी। पॉइजन स्कॉर्पियन नॉर्थ में है और गद्दार ट्रेटर साउथ में है। बड़े भाई हमें आगाह कर रहे हैं कि बच के रहना। हमारे साउथ में, यानी ठीक हमारी पीठ के पीछे बेस कैंप में पॉइजन स्कॉर्पियन का एक गद्दार छुपा है। शाओ युआन पापा का चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ गया। गद्दार? तुम्हारा मतलब है उस साल जिस मिशन में बड़े भाई शहीद हुए थे वो किसी ने दुश्मन को बेच दिया था? शेन यानजो पापा ने मैप पर बने उस स्टार पर इशारा किया। यही लग रहा है। इस स्टार की लोकेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं, चाइना म्यांमार बॉर्डर के किसी पिलर के पास है। बड़े भाई का मतलब है कि वो वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं, पर वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि वो गद्दार अभी भी उन पर नजर रखे हुए हैं। एक ठंडी लहर सबके पैरों से लेकर सिर तक दौड़ गई। 4 साल बीत गए थे। वो गद्दार शायद इन्हीं के आपस में इनके ठीक बगल में छुपा बैठा था, फौज या गवर्नमेंट के टॉप लेवल पर बैठा हुआ, आराम से सुकून की जिंदगी जी रहा था और उसने एक हीरो को ऐसी हालत में डाल दिया कि वो अपने घर वापस नहीं आ सका था। शाओ युआन पापा ने गुस्से में टेबल पर ऐसा मुक्का मारा, टेबल का स्पेशल शीशा वहीं चकनाचूर हो गया। ढूंढो उसे, चाहे ये गद्दार कोई भी हो, चाहे उसकी पोस्ट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे उसे। मैं उसकी खाल नोच लूंगा। अगली सुबह उस पूरी रात कोई नहीं सोया था, पर फिर भी सबके अंदर एक अलग ही लेवल का जोश था क्योंकि अब एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। मैं थककर सोफा पर सो गया था। लेटिंग ठीक मेरे पास मेरी रक्षा करते हुए बैठा था। भले ही वो सो रहा था पर उसके कान ठीक खड़े हुए थे। वो जानता था कि जंग का बिगुल एक बार फिर बच चुका है। 5 पापा बालकनी में खड़े थे, सुबह के उगते हुए सूरज को देख रहे थे। शाओ युआन पापा ने सिगरेट जलाई और शेन यानजो पापा को देखा। नंबर 6, उस गद्दार को ढूंढने का काम तेरा है, उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। नंबर 3, सबसे बेस्ट फर्स्ट एड और जख्म की दवाइयां तैयार रखना। अगर बड़े भाई 4 साल से जंगल में जिंदा हैं तो उनकी बॉडी पक्का खराब। नंबर 4, स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड को रेड अलर्ट पर डाल दे। सबसे बेस्ट लड़कों की टीम तैयार कर, हमें
किसी भी वक्त साउथ निकलना पड़ सकता है। नंबर 5, पैसे, सामान और स्मगलिंग का रास्ता तू संभालेगा। मुझे एक ऐसी सीक्रेट रास्ता चाहिए जहां पुलिस की कोई चेकिंग ना हो। चारों ने धीमी आवाज में जवाब दिया, यस सर। शाओ युआन पापा पीछे मुड़े। उन्होंने मेरी सोती हुई शक्ल को प्यार से देखा। उनकी आंखों का वो खूनी डर अब एकदम नर्म और प्यार में बदल गया। चंचन, तेरे पापा लोग तेरे बड़े पापा को लेने जा रहे हैं। इस बार अपना परिवार सच में एक हो जाएगा। 1 सितंबर, स्कूल का पहला दिन। यूहोम प्राइमरी स्कूल में हर जगह लाल झंडे लहरा रहे थे। लाउड स्पीकर पर फुल आवाज में स्पोर्ट्स मार्च बज रहा था। इस वक्त क्लास में फुल शोर शराबा था। बच्चे नए नए कपड़े पहने, पीठ पर नए स्कूल बैग्स लटकाए एक दूसरे से शो ऑफ कर रहे थे कि किसका पेंसिल बॉक्स ज्यादा मस्त है। क्लास की ठीक पहली लाइन में बीचों बीच मैं बैठा था, एकदम शांत। आसपास के सारे बच्चे चिड़ियों की तरह चहक रहे थे, सिर्फ मैं अकेला चुपचाप बैठा था। मेरे हाथ में एक पेंसिल थी और मैं रफ पेपर पर ऐसी लाइंस ड्रॉ कर रहा था जो किसी के बाप को समझ नहीं आती। पीछे बैठे एक लड़के ने अपने साथ वाले को कोहनी मारी। ओए देख उस छोटू को, सुना है जंप करके इस क्लास में आया है। सिर्फ 4 साल का है। इतना सा बच्चा कहीं पैंट में टॉयलेट न कर दे। कितनी देर से कुछ बोला तक नहीं है, कहीं गूंगा म्यूट तो नहीं है। पक्का किसी की सिफारिश लगाकर आया होगा। देख ऐसे कपड़े पहने हैं इसने जैसे कोई प्लम्बर हो। उनकी ये चुगलियां मेरे कानों तक पहुंच गई, पर मैंने उनकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा भी नहीं। पैंट में टॉयलेट, अगर इन बच्चों को पता चल गया कि कल ही मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो का टॉप सीक्रेट एजेंट कोड सॉल्व किया है तो पक्का ये लोग पैंट में टॉयलेट कर देंगे। ठीक उसी वक्त धम, एक बहुत भारी स्कूल बैग मेरे बगल वाले टेबल पर आकर गिरा। जियांग रोशवे हांफती हुई क्लास में घुसी और ढप से अपनी सीट पर बैठ गई। उसका एटीट्यूड उस वक्त किसी शेरनी जैसा था जो अपने खाने की हिफाजत कर रही हो। उसने एकदम खतरनाक आंखों से घूमकर उन चुगली करने वाले बच्चों को घूरा। किसने बोला ये गूंगा है, किसने बोला ये प्लम्बर है? अगर एक शब्द और बोला ना तो छुट्टी के बाद मैं अपने उस बड़े कुत्ते से बोलकर तुम सबको कटवाऊंगी। जियांग रोशवे पढ़ाई में भले ही जीरो थी, पर उसके लड़ाई वाले एटीट्यूड ने हमारी पूरी कॉलोनी में खौफ मचा रखा था। वो लड़के डर के मारे अपना सिर झुकाकर बैठ गए और उनकी आवाज ठीक निकलनी बंद हो गई। जियांग रोशवे वापस मेरी तरफ घूमी और एकदम से उसके चेहरे पर चमचागिरी वाली मुस्कान आ गई। चंचन भाई, तुम इन बेवकूफों पर ध्यान मत दो। फिर उसने अपने बैग से रैबिट मिल्क कैंडी का एक पूरा डब्बा निकाल लिया। ये लो टॉफी खाओ, ये मैंने चुके से दादाजी की स्पेशल रिजर्व से चुराई है। मैंने उस कैंडी की तरफ देखा और सिर ना में हिला दिया। नहीं खानी, मैं डेटा कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर ज्यादा शुगर अंदर जाएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, दिमाग के सेल्स की स्पीड स्लो हो जाएगी। जियांग रोशवे ने अपना छोटा सा सिर थोड़ा टेढ़ा किया। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे लगा कि मैं एकदम प्रो और कूल बातें कर रहा था। क्लास की बेल बजी। अंदर एक नौजवान टीचर आए जिन्होंने मोटा चश्मा और सफेद शर्ट पहनी थी। उनका नाम टीचर लियू था। वो हमें नेचर साइंस पढ़ाते थे और स्कूल की सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी वही संभालते थे। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि शैडोज, परछाइयां कैसे बनती हैं। टीचर लियू ने फुल जोश में टेबल पर रखे एक बड़े से डब्बे की तरफ इशारा किया। एक स्लाइड प्रोजेक्टर। ये 80s के जमाने में स्कूल का सबसे हाईटेक टीचिंग टूल हुआ करता था। ये तेज बल्ब और लेंस का यूज करके फिल्म पर बने हुए डिजाइन को सामने पर्दे पर दिखाता था। सब ध्यान से देखना, टीचर तुम्हें एक जादू दिखाएंगे। टीचर लियू ने पूरे एटीट्यूड से प्लग लगाया और स्विच ऑन कर दिया। व्रुम, मशीन का फैन तेजी से घूमने लगा। एक बहुत तेज रोशनी सामने पर्दे पर जाकर गिरी और वहां एक खरगोश की परछाई शैडो बन गई। वाह! पूरी क्लास के बच्चों ने एक साथ खुशी से आवाज निकाली। ये वो जमाना था जब टीवी भी सबके पास नहीं होता था, तो इन बच्चों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। टीचर लियू को बच्चों का ये पागलपन देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने प्रोजेक्टर का फोकस सेट करना शुरू किया और वो दूसरी स्लाइड फोटो लगाने वाले थे। लेकिन ठीक उसी वक्त झटफट प्रोजेक्टर के ठीक अंदर से अचानक एक टूटने जैसी आवाज आई और अगले ही पल कूलिंग होल्स, हवा के छेद से काले रंग का धुआं निकलने लगा। वो तेज रोशनी जो सामने पड़ रही थी वो अचानक बुझ गई। आगे बैठी हुई कुछ लड़कियों डर के मारे चिल्लाने लगी, आह! धुआं निकल रहा है, आग लग गई, भागो! पूरी क्लास एक ही सेकंड में फिश मार्केट की तरह शोर शराबे से भर गई। टीचर लियू के भी पसीने छूट गए। ये प्रोजेक्टर इस स्कूल की सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी। ये कल ही ठीक होकर वापस आई थी, आज फिर कैसे खराब हो गई। उन्होंने घबराकर जल्दी से प्लग निकाला और उसके आउटर बॉडी पर हाथ मारकर चेक करने लगे। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। बच्चों डरना मत, कोई मत डरना, शायद इसका बल्ब जल गया है। उन्होंने उसके कवर को खोलकर चेक करने की कोशिश की, पर उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि एक स्क्रू तक नहीं खुल रहा था और ऊपर से इस मशीन का डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि सिर्फ अंदर के शीशे देखकर ही उनका सिर घूम गया था। टीचर लियू डर के मारे बुरी तरह फंस चुके थे। खत्म भाई, आज की क्लास तो गई समझो। अब इसे ठीक होने के लिए वापस शहर भेजना पड़ेगा। वहां ठीक होने में कम से कम आधा महीना और लग जाएगा। नीचे बैठे सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कुछ बच्चे उदास थे और कुछ मजे ले रहे थे। वो लड़का जिसने थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ाया था जोर से बोला, टीचर कितने बेवकूफ हैं, एक मशीन ठीक नहीं हो रही इनसे। जब क्लास में पूरा हल्ला मचा था और बेइज्जती का माहौल था, कचाक एक बहुत ही परफेक्ट मेटल के जुड़ने की आवाज आई। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। मैंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना छोटा सा स्कूल बैग उठाकर अपनी टेबल पर रखा। जिप खोली, उसके अंदर एक मिनी टूल किट एकदम लाइन से सजी हुई थी। स्क्रू ड्राइवर, नीडल नोज प्लायर, चिमटी वाला प्लासा, मल्टीमीटर और एक इंसुलेशन टेप का रोल। जियांग रोक्सवे की आंखें चमक उठी। चिंचिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? क्या मैं मदद करूं? मैंने वो एंटी बर्न कॉटन ग्लव्स, हाथ के दस्ताने पहने जो झांग दाजुन अंकल ने खास मेरे लिए बनाए थे और फिर अपने छोटे छोटे कदमों से सीधा चलकर स्टेज पर चला गया। टीचर लियू ने मुझ जैसे छोटे से बच्चे को देखा जिसकी हाइट टेबल तक भी नहीं थी और मुझसे बोले, ये चेन बेटा, जल्दी अपनी सीट पर वापस जाओ, यहाँ खतरा है, मशीन अभी भी बहुत गर्म है। मेरी आवाज एकदम शांत और ठंडी थी। टीचर थोड़ा साइड हटिए। फिर मैंने एकदम प्रोफेशनल अंदाज में बोला जिससे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता था, ये साफ साफ ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन का फ्यूज उड़ने का केस है या फिर टंगस्टन वायर के जलने की वजह से लूज कॉन्टैक्ट हो गया है। आप बस साइड में खड़े होकर देखिए, रोशनी मत रोकिए। टीचर लियू का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया है। उन्हें घंटा कुछ समझ आता इससे पहले ही मैंने एक स्टूल रखा और उस स्लाइड प्रोजेक्टर के ठीक आगे खड़ा हो गया। मेरे छोटे हाथों ने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा और मेरे हाथों की स्पीड ऐसी थी जैसे कोई जादू हो रहा हो। शुर शुर शुर, चारों स्क्रूज एक सेकंड में खुल गए। कवर खोला, अंदर से जलने की एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। मैंने उसके अंदर के हिस्से को देखा और नफरत से अपना मुंह बनाया। जैसा सोचा था, घटिया डिजाइन, कूलिंग फैन का पावर बहुत कम है, ये इस बल्ब की गर्मी को कंट्रोल ही नहीं कर सकता और ऊपर से ये फ्यूज। मैंने प्लायर प्लासा से उस जले हुए ग्लास ट्यूब वाले फ्यूज को बाहर निकाला। ये 0.5 एम्पियर का है। इसे किस बेवकूफ ने लगाया था? इस मशीन का स्टार्टिंग करंट कम से कम 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर ये लगाओगे तो जलेगा ही ना। टीचर लियू साइड में खड़े खड़े पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। स्टार्टिंग करंट एम्पियर? क्या ये किसी क्लास ए के बच्चे को आना चाहिए? टीचर लियू ने घबराहट में पूछ लिया। तो अब क्या करें? वो पूरी तरह भूल चुके थे कि असली टीचर तो वही थे। मैंने अपनी पॉकेट से चबाई हुई च्युइंगम का एक सिल्वर फाइल पन्नी निकाला। मैंने फटाफट उस सिल्वर फाइल को मोड़कर एक पतली लाइन बनाई और उसे फ्यूज के होल्डर पर लपेट दिया। ये बैटल ग्राउंड जंग के मैदान का एकदम क्लासिक इमरजेंसी रिपेयर ट्रिक है। भले ही ये रूल्स के हिसाब से ठीक नहीं है, पर काम चल जाएगा। टेम्परेरी ब्रिज बना दिया है। उसके बाद मैंने उस बड़े से कॉन्वेक्स लेंस को देखा। इसका फोकस भी ठीक नहीं है। बल्ब की पोजीशन 3 मिलीमीटर हिली हुई है। रोशनी पूरी तरह यूज नहीं हो रही है। मैंने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और उस बहुत गर्म बल्ब के स्टैंड पर जोर से धक्का दिया। कचाक, स्टैंड वापस अपनी सही जगह पर आ गया। मैं स्टूल से नीचे कूदा और अपने ग्लव्स, दस्तानों की धूल झाड़ी। हो गया।
टीचर पावर ऑन कीजिए। टीचर लियो ने कांपते हाथों से प्लग वापस लगाया। इस बार फैन चलने की आवाज और भी ज्यादा ताकतवर आ रही थी। एक ऐसी तेज रोशनी पर्दे पर जाकर गिरी जो पहले कभी नहीं थी। वो खरगोश की परछाई इतनी साफ थी कि उसकी एक एक मूंछ साफ दिख रही थी। ये तो नई मशीन आने से भी ज्यादा ब्राइट लग रही थी। वाह! पूरी क्लास ने पहले से 10 गुना ज्यादा जोर से हैरानी वाली आवाज निकाली। लाइट आ गई, ठीक हो गया, कितना साफ दिख रहा है। जियांग रुक्सुए सीधा टेबल पर कूद गई। उसने मेरी तरफ उंगली की और पूरे घमंड के साथ चिल्लाई, देखा तुम सबने? देखा, वो मेरा भाई है, वो एक जीनियस है। अब किसकी हिम्मत है उसे गूंगा बोलने की? वो तो तुम जैसे बेवकूफों से बात ही नहीं करना चाहता था। वो लड़का जिसने थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ाया था, उसका मुंह हैरानी से पूरा खुल गया था। उसके हाथ से पेंसिल छूटकर जमीन पर गिर गई। टीचर लियो उस नए जैसी चमकती हुई प्रोजेक्टर को देख रहे थे और फिर मुझे, जो बहुत आराम से अपना टूल बॉक्स पैक कर रहा था। उन्हें अचानक लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। ये बच्चा आखिर कौन से आसमान से उतरा हुआ भगवान है। मैंने अपना बैग पैक किया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने जियांग रुक्सुए को एक नजर देखा और आराम से बोला, बैठ जाओ, तमाशा मत बनाओ। दोपहर के 4:30 बज गए थे। छुट्टी की बेल बज चुकी थी। स्कूल के गेट पर बच्चों को लेने आए पेरेंट्स की भीड़ लगी थी। शाओ युआन पापा की आज एक इमरजेंसी मीटिंग थी, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी। मैं अपना टूल से भरा भारी बैग पहने हुए था। मैं अकेला स्कूल के गेट के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा था। जियांग रुक्सुए को जियांग दादाजी अपने साथ ले गए थे। जाने से पहले वो अपना बहुत महंगा ट्रांसफार्मर मुझे देना चाहती थी, पर मैंने ये बोलकर मना कर दिया कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक से फिट नहीं है। पांचवी एंड छठी क्लास के कुछ बड़े लड़के चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने एकदम ढीले ढाले स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके मुंह में घास का तिनका दबा था। वो बिल्कुल छोटे गुंडों की तरह लग रहे थे। उनका लीडर वही मोटा लड़का था जिसे पिछली बार लेटिंग ने पैंट में टॉयलेट करवा दी थी। क्लास 6 का बड़ा लियो। उस मोटे लियो ने मेरा रास्ता रोक लिया। ओए छोटू, सुना है तू क्लास 1 में बहुत उछल रहा है, तू मशीन भी ठीक कर लेता है, लाओ अपना बैग मुझे दिखाओ, देखो तो अंदर कौन सा खजाना छुपा रखा है, कहीं चोरी तो नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे ठंडी नजर से घूरा। मेरा हाथ चुपके से मेरे ओवरऑल पैंट की पॉकेट में चला गया। वहां एक हाई वोल्टेज लेजर इलेक्ट्रिक शॉकर रखा था जो मैंने अभी नया ही बनाया था। भले ही इससे किसी की जान नहीं जाती, पर इसका एक झटका उसे जिंदगी भर की अकल जरूर सिखा देता। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें मौत जैसी सर्दी थी। अगर शैक नहीं खाना चाहते तो हटो सामने से। ये सुनकर वो मोटा लियो गुस्से से आग बबूला हो गया। ओहो, तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे पिटाई खाने का बहुत शौक है। तू अनाथ और बिना माँ बाप का बच्चा। जैसे ही उसके गंदे हाथ मेरे बैग को छूने वाले थे, एक बहुत ही भारी, खतरनाक, किसी भूखे शेर के पहाड़ से उतरने जैसी गरज अचानक पास की झाड़ियों में से किसी धमाके की तरह आई। एक काले रंग की बिजली सीधा स्कूल के गेट की 1 मीटर ऊंची रेलिंग के ऊपर से कूद कर आई। एकदम मौत के तूफान की ताकत लेकर उसने छलांग मार दी। उस मोटे लियो को घंटा कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर किसी ने बड़ा सा हथौड़ा मार दिया हो। धाम! वो जमीन पर बुरी तरह पटका गया और घिसटा हुआ पूरे 2 मीटर पीछे जाकर रुका। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो डर के मारे वहीं बेहोश होने वाला था। एक बहुत ही विशाल, काले और चमकते बालों वाला और मौत जैसी आंखों वाला जर्मन शेफर्ड ठीक उसकी छाती पर अपने पंजे रखे खड़ा था। उसके वो तीखे और डरावने दांत उसके गले से सिर्फ आधा इंच दूर थे। उसकी उन पीली एम्बर आंखों में किसी पालतू कुत्ते वाली कोई शराफत नहीं थी। वहां सिर्फ एक टॉप क्लास मिलिट्री डॉग की खौफनाक मौत का डर था। क्योंकि स्कूल के रूल के हिसाब से कुत्ते अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए वो कब से उन बाहर की झाड़ियों में छुपा बैठा था और उस लोहे के गेट के पीछे से मुझे अपने छोटे मास्टर को घूर रहा था। और जब उसने इन गंदे बच्चों को मुझे घेरते देखा तो उसका गुस्सा आखिरी हद तक पहुंच गया था। घर भऊ! लेटिंग ने ठीक उस मोटे लियो के चेहरे पर जोर से गरज कर भौंका। उसके मुंह की वो खूनी गर्मी सीधा उस मोटे के चेहरे पर लगी। भले ही उसने काटा नहीं था, पर वो मौत वाली फीलिंग काटने से 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। आसपास खड़े बच्चे और पेरेंट्स डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। भेड़िया वुल्फ, भेड़िया आ गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैंने एकदम आराम से बोला, लेटिंग बैठ जाओ। अभी जो लेटिंग किसी मौत के देवता जैसा लग रहा था, उसने 1 सेकंड में अपने सारे डरावने दांत अंदर कर लिए। वो उस मोटे के ऊपर से कूदकर नीचे आया, मेरे पास चलकर आया, एकदम शरीफ बच्चे की तरह बैठ गया और मेरे पैरों पर अपना सिर रगड़ने लगा। मैंने लेटिंग के सिर को प्यार से सहलाया, अपने बैग से एक सैसेज मीट रोल निकालकर उसे खिलाया और फिर मैं उस मोटे के पास चलकर गया जो जमीन पर डर से फैला हुआ था। नीचे बैठा उसे घूर कर देखा और बोला, पहली बात मेरे पापा हैं और वो 1 नहीं 5 हैं। दूसरी बात मेरी माँ भी है, भले ही वो सो रही हैं, लेकिन वो आसमान से मुझे हमेशा देती हैं। तीसरी बात, मैंने लेटिंग की तरफ उंगली की, ये एक रिटायर्ड फर्स्ट क्लास हीरो है, इसकी फौजी रैंक लेवल तेरे बाप से भी बड़ी है। अगर अगली बार मैंने तेरे मुंह से अनाथ बच्चा शब्द सुना ना, तो मैं इसे बोलूंगा कि तुझे अपने घर ले जाकर तुझसे ठीक से बात करे। मोटे लियो की पैंट में फिर से गर्मी आई। उसने दोबारा पैंट में टॉयलेट कर दी। उसने डर के मारे तेजी से अपना सिर हिलाया और जमीन पर रुलाते फुदकते हुए वहां से भाग गया। आगे से नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। ठीक उसी वक्त शाओ युआन पापा की हॉन्की कार आखिरकार वहां पहुंच गई। शाओ युआन पापा कार से कूदकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि स्कूल का गेट एकदम बैटल ग्राउंड जंग का मैदान बना हुआ है और वो एक लड़का टॉयलेट वाली पैंट में रो रो कर भाग रहा था। उनका दिल एकदम घबरा गया। वो दौड़कर मेरे पास आए। चिंचन बेटा तू ठीक तो है ना? मैं अपना छोटा सा बैग पहने खड़ा था, एकदम बिंदास एटीट्यूड के साथ। मैं एकदम ठीक हूँ पापा, बस अभी एक भैया को मेरा बैग देखने की जल्दी मची थी। तो लेटिंग ने उन्हें ठीक से समझा दिया। शाओ युआन पापा ने उस गर्व से छाती ताने खड़े लेटिंग को देखा और फिर आसपास खड़े उन सब डर से कांपते हुए लोगों को देखा। उन्हें सब समझ आ गया। मेरा शेर। शाओ युआन पापा ने लेटिंग का सिर थपथपाया। आज रात तेरे खाने में 2 बड़े चिकन लेग पीस मिलेंगे। मैं गाड़ी में चढ़ गया और पीछे वाली आरामदायक सीट पर बैठ गया। लेटिंग ने भी मस्त छलांग मारी और मेरे पैरों के ठीक पास आकर बैठ गया और फिर वो हॉन्की गाड़ी ढलते हुए सूरज की रोशनी में आगे बढ़ गई। उसी रात को जब सबने मिलकर डिनर खत्म कर लिया था, हम सब बेसमेंट में जमा थे और उस मेडल से निकाली गई माइक्रो फिल्म को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बेसमेंट के अंदर अचानक एक ऐसी डरावनी आवाज आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। गर भऊ भऊ! जो लेटिंग इतनी देर से दरवाजे पर चुपचाप लेटा था, उसके सारे बाल अचानक करंट की तरह खड़े हो गए। वो गोली की तरह उछलकर खड़ा हुआ और बेसमेंट के एक कोने में रखी उस टेबल के ठीक आगे दौड़ कर गया। वहां पर एक लाल रंग का टॉप सीक्रेट फोन रखा हुआ था। ये फोन सीधा आर्मामेंट डिपार्टमेंट और फौज के सबसे बड़े बासेस से जुड़ा हुआ था। ये फोन आमतौर पर कभी बजता ही नहीं था। लेटिंग ठीक उस लाल फोन की तरफ देखकर अपने नंगे और खतरनाक दांत दिखा रहा था। उसके गले से मौत जैसी घुर्राहट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे वो कोई फोन नहीं था बल्कि वहाँ कोई खतरनाक जहरीला सांप बैठा हुआ था। लेई हूँ पापा के होश उड़ गए। लेई को अचानक ये क्या हो गया? मेरा छोटा सा चेहरा अचानक एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस हो गया। हिलना मत कोई। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक अपना खुद का बनाया हुआ रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सिग्नल डिटेक्टर निकाला। उसके ऊपर लगी लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। मैं ठीक उस फोन की तरफ देख रहा था। कोई सिग्नल अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें रिंगटोन बजाने वाली पावर नहीं है। ये एक साइलेंट टेस्ट है। दुश्मन चेक कर रहा है कि ये लाइन चालू है या नहीं, या फिर वो ये चेक कर रहा है कि इस कमरे में कोई है या नहीं। शेन यानजो पापा की आंखों में ठंडक आ गई। वो एक सेकंड में अपने पूरे बैटल मोड में आ गए। साइलेंट टेस्ट, ये ट्रिक तो सिर्फ दुनिया के टॉप हैकर्स या हाई लेवल एजेंट्स यूज करते हैं। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी और सबको इशारा किया कि कोई आवाज नहीं करेगा। वो धीरे धीरे चलकर उस टेलीफोन के पास गए। उन्होंने रिसीवर नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपना हाथ फोन लाइन के छोटे से जंक्शन बॉक्स पर रखा, जहां पर ठीक मैंने थोड़ी देर पहले अपने उस बटन वाले बगिंग डिवाइस का रिसीवर लगा दिया था। हेडफोन्स में से एक बहुत ही पतली और हल्की इलेक्ट्रिक आवाज आई और उसके बाद किसी मर्द के सांस लेने की आवाज आई, बहुत हल्की, एकदम स्टेबल। पीछे के बैकग्राउंड नॉइज में ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजीब से पक्षी की आवाज आ रही हो। गू गू। शेन यानजो पापा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कॉलर्ड आउटलेट की आवाज है। ये फोन बॉर्डर के उस पार से किया गया है। उस तरफ बैठा दुश्मन शायद समझ चुका था कि लाइन कनेक्ट हो चुकी है, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। 3 सेकंड बाद कचाक फोन कट गया। इस पूरे प्रोसेस में वो लाल टेलीफोन एक बार भी नहीं बजा। अगर लेटिंग का वो खतरनाक जानवरों वाला दिमाग ना होता, अगर मेरा वो छोटा सा डिटेक्टर ना होता, तो इन सब में से किसी को पता तक नहीं चलता कि अभी अभी इस एक पल में मौत ठीक उनके बगल से गुजर कर गई थी। शेन यानजो पापा ने अपने हेडफोन्स उतारकर नीचे रखे। उनका चेहरा डर के मारे एकदम काला पड़ चुका था। ये दुश्मन है, वो गद्दार हमें टेस्ट कर रहा है। उसे पता चल गया है कि हमने मेडल ढूंढ लिया है। वो चेक करना चाहता था कि क्या हम उसके अंदर का राज ढूंढ पाए हैं या नहीं। उसने जो वो उल्लू की आवाज छोड़ी है ना, वो जानबूझकर की गई थी। वो हमें ललकार रहा है। लेहू पापा ने गुस्से में दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा। इसकी इतनी औकात, इसने ठीक बिल्डिंग नंबर 1 में फोन करने की हिम्मत की। इसका मतलब इससे हम पांचों का रत्ती भर भी डर नहीं है। शियाओ युआन पापा ने ठंडे दिमाग से कैलकुलेट किया। नहीं, इसका मतलब साफ है, वो घबरा गए हैं। हमने उनका कोड क्रैक कर लिया है। हमने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया है। पॉइजन स्कॉर्पियन ने नॉर्थ में जरूर कोई बड़ा गेम खेला होगा, जिसकी वजह से इस गद्दार को मजबूरी में ये खतरा उठाकर कॉल करनी पड़ी। वो पीछे मुड़े और उन्होंने मुझे देखा। मेरे हाथ में अभी भी वो ब्लिंक करता हुआ डिटेक्टर पकड़ा था। मेरे छोटे से चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो मेरी उम्र के बच्चों में नहीं होती। मैंने अपना सिर उठाया और बोला, पापा, उस बुरे अंकल का सिग्नल फ्रीक्वेंसी मैंने याद कर लिया है। अगर उसने गलती से भी दोबारा कॉल की तो मैं टेलीफोन की इन तारों के जरिए उसका ठीक ठिकाना निकाल लूंगा। शियाओ युआन पापा नीचे बैठे। उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और बहुत टाइट गले लगाया। मेरा शेर चिनचैन, तू हमारे घर का सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन इसके आगे का काम अपने पापा लोगों पर छोड़ दे। अब जब उस गद्दार ने अपना बिल से सिर निकाल ही लिया है तो हम भी तैयार हैं। अब उसे अंदर बंद करके मारेंगे। सुबह के 7 बजे सब कुछ वापस एकदम नॉर्मल और शांत लग रहा था। शियाओ युआन पापा की VIP हॉकी कार ठीक टाइम पर बिल्डिंग नंबर 1 के गेट पर आकर रुकी। मैं अपना बैग पहने हुए था। लेटिंग मेरा पानी का फ्लास्क अपने मुंह में दबाए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जियांग रुओशुए अभी भी आधी नींद में झूमती हुई लग रही थी। अपने पड़ोस वाले घर से उबासी लेती हुई बाहर आई। जियांग रुओशुए चलकर मेरे पास आई। चिनचैन भाई, गुड मॉर्निंग। कल रात वाली मैथ की प्रॉब्लम क्या तुमसे सॉल्व हो गई? मैंने उसे देखा और एकदम ठंडी आवाज में बोला, सॉल्व कर ली। सिर्फ सोची ही नहीं, मैंने उसके साथ दुनिया की एक सबसे मुश्किल राज भी सॉल्व कर दी है। जियांग रुओशुए ने पूरी मासूमियत से पूछा, कौन सी मिस्ट्री? क्या वो मुर्गी और खरगोश वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा मुश्किल थी? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना हाथ आदत के मुताबिक अपने बैग की छुपी पॉकेट में डाला। वहां उस क्रैक किए गए कोड वाले मैप की फोटोकॉपी रखी हुई थी। भले ही पापा लोगों ने मुझे इस मामले से दूर रहने को कहा था, पर मैं यहाँ आर्मामेंट डिपार्टमेंट का एडवाइजर और बिल्डिंग नंबर 1 का चीफ इंजीनियर था। जब पापा लोगों की लाइफ प्रॉब्लम में हो तो उनका बेटा हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकता था? मैं गाड़ी में चढ़ने ही वाला था कि मैं अचानक पीछे मुड़ा। रुओशुए, आज क्लास में तेरा वो आवाज रिकॉर्ड करने वाला वॉकमैन मुझे दे देना। उसने मुझे देखकर पूछा, क्यों? मैंने एकदम सीरियसली बोला, मैं एक सिग्नल ट्रैकर बनाऊंगा। सुबह के 10 बज गए। सेकंड क्लास ठीक अभी खत्म हुई थी। यूहोंग प्राइमरी स्कूल की ऑफिस बिल्डिंग के अंदर से एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली चिल्लाने की आवाज आई। सीधे खड़े रहो, दीवार से चिपको, हाथ पीछे बांधो, बिल्कुल मत हिलना। क्लास 1 सेक्शन 1 की क्लास टीचर, जिसे पूरा स्कूल मौत की मासी के नाम से जानता था, टीचर झांग गुइफांग। वो अपना थूक उड़ाते हुए ठीक एक कोने में खड़े हुए एक छोटे लड़के पर चिल्ला रही थी। टीचर झांग 40 साल से ऊपर की थी और आखिरी स्टेज के मूड स्विंग से गुजर रही थी। वो आम दिनों में स्कूल में किसी भी बच्चे का टाइम पास करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने 20 साल तक पढ़ाया था। उनका रूल था, डंडे के जोर पर ही पढ़ाई होती है, ठोक पीट कर ही अच्छा बच्चा निकलता है। ठीक उस दीवार के कोने में मैं अपने छोटे हाथ पीछे बांधे एकदम ठीक बच्चे की तरह सीधा दीवार से चिपकर खड़ा था। मेरे छोटे से चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। ना मैं रो रहा था, ना चिल्ला रहा था। मेरी आंखें तो ठीक वैसे ही खाली थी जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। मैं दिमाग में कैलकुलेशन लगा रहा था। टीचर ने अभी जिस पावर से टेबल पर हाथ मारा और टेबल की जो हिलने की फ्रीक्वेंसी थी, उसके हिसाब से इस सस्ती लकड़ी वाली टेबल की अंदर के स्ट्रक्चर में टूटने के निशान आ चुके हैं। अगर इन्होंने लगभग 100 बार और हाथ मारा तो ये टेबल टूट जाएगी। टीचर झांग ने जब देखा कि मैं उन्हें ध्यान नहीं दे रहा और अभी भी घूर रहा हूँ, उनका गुस्सा आसमान फाड़कर ऊपर चला गया। ये चैन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये मुझे किस नजर से देख रहे हो तुम? उन्होंने गुस्से में टेबल पर रखे उन A4 पेपर्स का गुच्छा उठाया। वो पेपर्स मेरी टेबल से उन्होंने जबरदस्ती छीने थे और उसके ठीक पास मेरा वो सबसे खतरनाक प्रिसीजन टूल से भरा मेरा छोटा स्कूल बैग रखा था। टीचर झांग ने उन पेपर्स को हवा में झटका। उन पेपर्स पर ढेर सारी लाइंस, घेरे और ढेर सारे नंबर्स लिखे थे। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, तुमने ये क्या कचरा बनाया है? लैंग्वेज की क्लास में ध्यान ना देकर चुपके से पंखे की ड्राइंग बना रहे हो, और वो भी टरबाइन वाले पंखे। और इन टूल्स को देखो, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, सोल्डरिंग आयरन। तुम क्लास 1 के एक छोटे से बच्चे हो, ये सारे खतरनाक वेपन्स स्कूल लाकर तुम क्या करना चाहते हो? क्या स्कूल की बिल्डिंग तोड़ने का इरादा है? आखिरकार मैंने बोलना ठीक समझा। मेरी आवाज ठीक इतनी शांत थी जैसे मैं किसी यूनिवर्सल फैक्ट को बता रहा हूं। टीचर, वो कोई आम पंखा नहीं है, वो हाई बाईपास रेशियो टर्बोफैन इंजन के कंप्रेसर ब्लेड्स का ड्राइंग है, और वो चीजें कोई खतरनाक वेपन्स नहीं है, वो मेरे टूल्स हैं। टीचर झांग गुस्से में पागल होकर हंसने लगी। टर्बोफैन इंजन? तुम क्या समझते हो मैं पागल हूं? तू सिर्फ 4 साल का है, तुझे तो अभी ठीक से पिनियन पढ़ना नहीं आता और तू इंजन की बातें कर रहा है। मुझे ठीक पता है कि तुम सिर्फ शोर मचाने और खुद को अटेंशन दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम एकदम बिना संस्कार वाले बदतमीज बच्चे हो। जैसे ही मैंने बिना संस्कार वाले बदतमीज वर्ड सुने, मेरी आंखों में एक ठंडक छा गई, लेकिन मैंने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक बेवकूफ के साथ बहस करनी हो तो अपनी औकात और अकल दोनों को नीचे गिराना पड़ता है। अच्छा जी, तो तुम अभी भी नहीं मानोगे? टीचर झांग ने अपने टेबल पर रखा हुआ लाल टेलीफोन उठाया। वो फोन पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करने की हॉटलाइन थी। एडमिशन फॉर्म भरते वक्त मैंने देखा था, तुमने किसी पेरेंट्स का नंबर दिया था ना, जो मिलिट्री जोन का है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप बड़े अफसर हैं या
फौज के कुक हैं। आज इस मामले की खैर नहीं। मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाकर दिखाऊंगी कि उनका पाला पोसा अच्छा बेटा क्लास के टाइम पर किस तरह के काले काम कर रहा था। ट्रिंग ट्रिंग फोन लगना शुरू हो गया। दूसरी तरफ ठाम शियाओ युआन पापा ने मीटिंग रूम के बड़े से सैंड टेबल पर अपना भारी हाथ पकड़ा। उनके धक्के से उस सैंड टेबल पर रखे हुए टॉय टैंक्स भी 3 बार हवा में उछल गए। मीटिंग रूम में 10 मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल्स एकदम स्ट्रेट बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी एक सांस लेने की। शियाओ युआन पापा ने उस रेड ब्लू मॉक बैटल के मैप पर उंगली की और शेर की तरह गरज कर बोले, ये क्या बकवास लगा रखा है तुम सबने? ब्लू टीम की आर्मर्ड गाड़ियों ने इस डिफेंस लाइन को कैसे तोड़ दिया? और एयरफोर्स वाले कहां थे? लेईहू की स्पेशल ऑप्स टीम कहां मौत की नींद सो रही थी? क्या सब सो रहे थे? साइड में बैठे लेईहू पापा ने एकदम रोनी सूरत बनाई, अपना सिर खुजलाकर बोले, लाओ शियाओ, इसमें मेरी क्या गलती है यारा? एयरफोर्स के पास वो कचरा और पुराने J6 और J7 फाइटर्स हैं। वो तो दुश्मन के हेलीकॉप्टर से भी स्लो उड़ते हैं। उनके रडार्स बिल्कुल अंधे हैं। एनिमी के देखने से पहले ही उन्हें दुश्मन की मिसाइल लॉक कर लेती है। अब अगर मेरी पूरी स्पेशल ऑप्स टीम रैम्बो भी बन जाए ना, तो भी मेरे जवान राइफल्स लेकर आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स थोड़ी गिरा लेंगे। शियाओ युआन पापा ने उन्हें गुस्से से डांटा, वेपन पुराने होने का रोना बंद करो। अगर टेक्नोलॉजी में पीछे हो तो मार खानी पड़ेगी। क्या ये सिंपल सी बात मुझे तुम लोगों को सिखानी पड़ेगी? ठीक उसी वक्त मीटिंग टेबल के एकदम बीचों बीच वो लाल रंग का टॉप सीक्रेट इमरजेंसी लाइन वाला फोन अचानक जोर से बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। पूरे मीटिंग रूम में एक सेकंड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब लोगों ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। इस फोन के बजने का नॉर्मल तौर पर सिर्फ 2 ही मतलब होते थे। पहला, जंग शुरू हो चुकी है। दूसरा, बीजिंग से सुप्रीम कमांड का कोई बड़ा ऑर्डर आया है। शियाओ युआन पापा ने एक लंबी सांस ली, अपने गुस्से को शांत किया और अपना हाथ बढ़ाकर उस रिसीवर को उठाया। उनकी आवाज एकदम भारी और स्थिर थी। मैं शियाओ युआन बोल रहा हूँ, कहिए। फोन के उस तरफ से एक औरत की बहुत ही तीखी और चुभने वाली आवाज आई। क्या आप ये चेन के पिताजी बोल रहे हैं? मैं उसकी क्लास टीचर झांग गुईफोंग हूँ। आपके बेटे ने स्कूल में बहुत बुरी तरह रूल्स तोड़े हैं। क्लास के टाइम पास ड्राइंग करता है, खतरनाक हथियार लेकर आता है और टीचर को पलट कर जवाब देता है। आप अभी इसी वक्त जल्दी से जल्दी मेरे पास यूहोंग प्राइमरी स्कूल आकर मिलिए, वरना मैं इसे सीधा स्कूल से निकाल बाहर करूंगी। कचाक फोन कट गया। इस वक्त मीटिंग रूम में इतना सन्नाटा था कि एक सुई भी गिरती तो आवाज आ जाती, क्योंकि शियाओ युआन पापा का चेहरा जो थोड़ी देर पहले गुस्से से भरा था वो एक सेकंड में शॉक में बदल गया और ठीक उसके बाद गुस्से से लाल हो गया। पेरेंट्स को बुलाया है। शियाओ युआन पापा रिसीवर पकड़े हुए थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने ये बात रिपीट की। वो पूरे साउथ ईस्ट मिलिट्री जोन के कमांडर थे। उनके हाथों में लाखों जवानों की पावर थी। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर भी उनसे मिलते वक्त इज्जत से बात करता था। और आज एक ठीक ठाक प्राइमरी स्कूल की टीचर ने उन पर चिल्ला दिया और ऊपर से उनके बेटे को स्कूल से निकालने की धमकी दे दी। धाम। शियाओ युआन पापा ने वो रिसीवर जोर से फोन मशीन पर पटका। वो टेलीफोन उस जोर से ठीक वही टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और उसके बाद उनके मुंह से एक शेर वाली दहाड़ निकली, गाड़ी निकालो। लेईहू पापा डर से कूदने वाले हो गए और जल्दी से पीछे भागे। ओए लाओ शियाओ, क्या कांड हो गया? क्या दुश्मन का हमला हुआ है? शियाओ युआन पापा ने गुस्से में दांत पीसे, कहाँ का हमला और क्या नाटक? चेंचन को टीचर ने स्कूल में बंद करके रखा है। कह रही है स्कूल में मौत का सामान लेकर गया है। बाहर में गए उनके रूल्स। मैं आज वहां देख कर आऊंगा कि किसकी हिम्मत हुई है मेरे बेटे को छूने की। लेईहू पापा ने जैसे ही ये सुना, उनकी बड़ी भैंस जैसी आंखें डर और गुस्से से फैल गईं। क्या बोला? हमारे बेटे को तंग किया? चल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मैं भी देखूंगा कि किसका बाप है वो जिसने हमारे बिल्डिंग नंबर 1 के शहजादे को तंग किया है। ठीक उसके बाद एक मिलिट्री 0001 नंबर प्लेट वाली वॉरियर SUV गाड़ी किसी पागल हुए शैतान जानवर की तरह अपने टायर्स के घिसने की तेज आवाज के साथ सीधा यूहोंग प्राइमरी स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग के दरवाजे के आगे आकर आड़ी टेढ़ी रुक गई। 2 डरावने और मौत की स्मेल वाले मर्द गाड़ी से कूदकर बाहर आए। भो, एक काले रंग की चमचमाती बिजली उनके ठीक पीछे पीछे आई। लेटिंग। वो स्कूल के गेट पर गाड़ी में उनका वेट कर रहा था। जब उसने शियाओ युआन पापा की गरज सुनी तो वो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और सीधा अंदर भागा हुआ आया। इस बार किसी गार्ड की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, क्योंकि इस वक्त उस डॉगी की आंखों में उन लोगों की वजह से भेड़िए से ज्यादा खतरनाक आग लगी हुई थी। ऑफिस 2nd फ्लोर पर था। शियाओ युआन पापा ने फ्लोर मैप पर एक नजर डाली और लंबे लंबे कदम रखते हुए सीधा ऊपर दौड़ गए। लेईहू पापा उनके ठीक पीछे थे। उनके भारी कदमों से सीढ़ियों पर धम धम की आवाज आ रही थी। टीचर झांग गुईफोंग उस वक्त आराम से चाय पीकर अपना गला साफ कर रही थी, ताकि पेरेंट्स के आते ही वो उन पर अपने गुस्से का दूसरा बॉम्ब फोड़ सके। मैं अभी भी दीवार से चिपक कर खड़ा था और शांति से इस बात पर दिमाग लगा रहा था कि दीवार का पेंट केमिकल रिएक्शन से क्यों गिर रहा है। अचानक थम, ऑफिस का दरवाजा किसी बहुत ही खतरनाक ताकत से खुला। टीचर झांग डर के मारे इतनी बुरी तरह उछली कि उनका चाय का कप हाथ से छूट गया और गर्म पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। कौन है? और दरवाजे पर मौत के 2 फरिश्ते खड़े थे। लेफ्ट साइड में शियाओ युआन पापा, उनका चेहरा पानी जैसा शांत पर उनकी आंखें किसी धारदार चाकू की तरह ठंडी और जानलेवा थीं। राइट साइड में लेईहू पापा, किसी भालू जैसे लंबे चौड़े, और उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी इस तरह जकड़ रखी थी जैसे किसी का भी सर अभी मोड़कर उखाड़ देंगे। और उन दोनों के ठीक बीच में अपने दांत निकाले और गले से खौफनाक घुर्राहट निकालता हुआ एक विशाल जर्मन शेफर्ड बैठा था। अब तक मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। शियाओ पापा, लेई पापा, लेटिंग। मैंने उस टीचर की इजाजत का वेट नहीं किया। मैं सीधा उस कोने से भागा हुआ गया और फटाफट शियाओ युआन पापा की टांग को कस के गले लगा लिया। शियाओ युआन पापा ठीक नीचे बैठे और एकदम तेजी से मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया। चेंचन, क्या किसी ने तुम्हें मारा? शियाओ युआन पापा की आवाज इतनी ठंडी थी कि वहां बर्फ जम जाए। मैंने अपना सर ना में हिलाया। नहीं मारा। मैंने टेबल पर रखी अपनी ड्राइंग और टूल बैग की तरफ उंगली की, पर टीचर ने मेरी ड्राइंग छीन ली। वो मैंने लेई पापा के प्लेन के लिए एक नया दिल बनाया था और मेरा स्क्रू ड्राइवर भी, जो झांग अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था। शियाओ युआन पापा सीधा खड़े हुए और मुझे अपने ठीक पीछे छुपा लिया। वही लेईहू पापा लंबे कदम रखते हुए सीधा टीचर झांग के सामने गए। अपनी भैंस जैसी बड़ी आंखों से घूरते हुए गरजे, तू ही है वो जिसने कहा कि मेरे बेटे में तमीज नहीं है और तू उसे स्कूल से निकालेगी। टीचर झांग ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी डरावनी औकात वाले लोग नहीं देखे थे। उसने डरते हुए उन दोनों के कंधों पर लगे बैजेस को देखा। वो थे गोल्डन स्टार्स। भले ही वो सिर्फ एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, पर उसे अच्छे से पता था कि इन स्टार्स का मतलब क्या होता है। ये कोई आम लोग नहीं, ये सच में जनरल्स थे, और वो भी एक साथ 2। टीचर झांग के पैर डर के मारे जली बन गए। उसने हकलाते हुए बोला, सर गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि ये आपका बेटा है, लेकिन इसने सच में स्कूल के रूल्स तोड़े हैं। टीचर झांग ने अपनी डूबती
डूबती हुई नैया बचाने की कोशिश की और टेबल पर रखी उस ड्राइंग की तरफ इशारा किया। आप खुद देखिए, भाषा की क्लास चल रही थी और इसने ध्यान नहीं दिया। ये बैठकर ये बकवास पंखे बना रहा था। ये तो क्लास की बेइज्जती है। शियाओ युआन पापा ने उस टीचर झांग को एक मौत वाली ठंडी नजर से देखा। फिर वो टेबल के पास गए और उस बुरी तरह मुड़ी हुई A4 साइज की ड्राइंग को उठाया। पर जैसे ही उनकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ी, उनकी आंखें एकदम हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मिलिट्री जोन के कमांडर होने नाते भले ही वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, पर वो रोज नए नए हथियारों से डील करते थे, इसलिए उन्हें बेसिक मैकेनिकल ड्राइंग्स तो अच्छे से पढ़नी आती थी। इस ड्राइंग पर ट्विन रोटर स्ट्रक्चर, 3 स्टेज कंप्रेसर, एनुलर कंबशन चैम्बर और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बने थे। ये कहां से कोई पंखा लग रहा था? ये तो सीधा सीधा एक मॉडर्न एविएशन टर्बोफैन इंजन का मेन कोर स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट था और उसके ऊपर उसकी हवा खींचने वाली इनलेट डक का डिजाइन इतना एडवांस था कि ये हमारी एयरफोर्स के करंट टर्बोजेट 7 इंजन से भी पूरी एक जनरेशन आगे की टेक थी। शियाओ युआन पापा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वो ड्राइंग लेहू पापा को पकड़ाई। नंबर 3, तू देख इसे। लेहू पापा ने उसे हाथ में लिया और देखते ही उनकी आंखें बाहर आने को हो गई। कसम से, ये हमारे J8 फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है? ये बाईपास रेशियो, इन ब्लेड्स का एंगल, अगर ये सच में बन गया तो पावर कम से कम 40% बढ़ जाएगी। हमारे प्लेन्स सीधा F-15 को टक्कर दे सकेंगे। लेहू पापा झटके से मुड़े और मुझे ऐसी पागलपन वाली खुशी से देखा। बेटे, ये तूने बनाया है? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और थोड़ी उदासी से बड़बड़ाते हुए बोला, मैं लेई पापा के प्लेन को एक नया दिल देना चाहता था। अभी वाले प्लेन्स बहुत धीरे उड़ते हैं, वो बुरे लोगों को पकड़ नहीं सकते, पर मैंने अभी कंप्रेसर ही ड्रॉ किया था कि टीचर ने मेरी ड्राइंग छीन ली और ऊपर से मुझे बोलती हैं कि मैं पंखा बना रहा था। लेहू पापा का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल था। उन्होंने वो ड्राइंग सीधा टीचर झांग के मुंह पर मारी। अपनी अंधी आंखें खोलकर देख, ये कोई बकवास पंखा है? ये देश की पावर है, ये टॉप लेवल वेपन है, ये हमारी एयरफोर्स के आगे बढ़ने की इकलौती उम्मीद है, और तूने इसे कचरा समझकर छीन लिया और ऊपर से मेरे बेटे को सजा दी। तू कोई रूल नहीं तोड़ रही, तू क्राइम कर रही है, तू हमारे देश के फ्यूचर का खून कर रही है। टीचर झांग के चेहरे पर थूक की बूंदें उड़कर लगी थी। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसके आंसू और नाक बह रही थी। मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ एक भाषा पढ़ाने वाली टीचर हूँ, मुझे इंजन के बारे में कुछ नहीं पता। शियाओ युआन पापा की आवाज भले ही हल्की थी, पर उनका एक एक शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह टीचर झांग के सीने पर पड़ रहा था। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी बच्चे की इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी। तुमने कहा इसके पास खतरनाक हथियार थे। शियाओ युआन पापा ने वो छोटा टूल बैग उठाया और उसे खोला। उसके अंदर एकदम लाइन से रखी हुई प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर्स, छोटी चिमटियां और एक मल्टीमीटर था। इससे प्रिसीजन टूल्स कहते हैं। ये एक इंजीनियर के हथियार हैं। तुम्हारी आंखों में ये कोई काटने मारने का सामान हो सकता है, पर मेरे बेटे के हाथों में ये वो जादू है जो टैंक ठीक कर सकता है और रडार मॉडिफाई कर सकता है। भौ लेटिंग जैसे उनकी सारी बातें समझ रहा था। उसने टीचर झांग पर एक जोर की गरज मारी। उसने अपने दोनों आगे वाले पैर ऑफिस टेबल पर रखे और एक ही बाइट में उस टूल बैग के पट्टे को दांतों में दबाकर उसे वापस ले आया। फिर वो ठीक मेरे पास चलकर आया, नीचे बैठा और वो बैग मेरे पैरों के पास रख दिया। ठीक उसी वक्त पूरी तरह पसीने में भीगे हुए प्रिंसिपल यान वहां आखिरकार पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर आते ही जब इस मौत वाले सीन को देखा और उस टूटे हुए दरवाजे को देखा तो उनकी तो वहीं चक्री आकर बेहोश होने वाली हालत हो गई। प्रिंसिपल यान जल्दी से आगे भागे मैटर को शांत करने के लिए। कमांडर शियाओ, डायरेक्टर लेई, कृपया गुस्सा ठंडा कीजिए, शांत हो जाइए। टीचर झांग अभी नहीं आई हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें ये चेन बेटा की औकात का अंदाजा नहीं था। शियाओ युआन पापा ने उन्हें ऐसी ठंडी नजर से देखा जो चीर दे। यान फुगू, ये है तुम्हारा टॉप क्लास, ये है तुम्हारी सबसे बेस्ट टीचर, एक ऐसी बेवकूफ औरत जो सिर्फ बाहर का कचरा देखती है, जिससे बच्चे के टैलेंट की इज्जत करनी नहीं आती और जो अपनी अकड़ दिखाने के लिए बच्चों को सजा देती है। क्या ये इस काबिल है कि वो मेरे शियाओ युआन के बेटे को पढ़ाए? हरगिज नहीं, ये इसकी औकात से बाहर है। प्रिंसिपल यान को भी चीजों की ठीक ठाक परख थी। उन्होंने लेहू पापा के हाथ में पकड़ी उस ड्राइंग पर एक नजर डाली। भले ही उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, पर उसमें लिखे इतने एडवांस पैरामीटर्स और नंबर्स देखकर वो ठीक समझ गए कि ये कोई आम ड्राइंग नहीं थी। उन्होंने तुरंत मुड़कर टीचर झांग पर अपना गुस्सा निकाला। टीचर झांग, तुम अभी इसी वक्त ये चेन बेटा से माफी मांगो और फिर एक 5000 शब्दों की रिपोर्ट लेकर लाओ। तुम्हारा काम आज से सस्पेंड किया जाता है। मैं आराम से शियाओ युआन पापा के पीछे से बाहर आया। मैं चलकर टीचर झांग के ठीक सामने गया और बोला, रहने दीजिए। इस वक्त तक टीचर झांग की जान निकल चुकी थी और वो कुर्सी पर किसी रुई की तरह ढही हुई थी। वो मुझ जैसे सिर्फ 4 साल के बच्चे को देख रही थी और उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खौफ था। मैंने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और उसे देखते हुए बोला, टीचर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ वो आपके दिमाग के ठीक ऊपर से निकलती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं किसी किंडरगार्टन के बच्चे पर गुस्सा नहीं कर सकता अगर उसे कैलकुलस समझ नहीं आती। लेकिन मैंने उस टूल बैग की तरफ इशारा किया जो लेटिंग लाया था। अपने दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपने कुछ देखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज होती ही नहीं। आगे से किसी की भी ड्राइंग फाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्या पता वो ड्राइंग कितनी ज्यादा कीमती हो। ये बोलकर मैंने शियाओ युआन पापा का हाथ खींचा। पापा चलो घर चलते हैं, मुझे अपना वो इंजन की ड्राइंग पूरी करनी है। अभी जब मैं दीवार के पास खड़ा था ना, तो मुझे कंबशन चैम्बर का एक नया डिजाइन दिमाग में आया था। शियाओ युआन पापा ने मेरी तरफ देखा। उनके अंदर का वो गुस्सा ठीक एक सेकंड में इनफाइनाइट गर्व और प्राउड में बदल गया। ये एटीट्यूड, ये सोचने का लेवल, ये तो इन बड़े लोगों से भी 1000 गुना बेहतर था। शियाओ युआन पापा ने मुझे खुशी से अपनी गोद में उठाया। ठीक है चलो घर। वहीं लेहू पापा ने उस ड्राइंग को इतने ध्यान और प्यार से फोल्ड किया जैसे उन्हें किसी पिछले जन्म का अमूल्य खजाना मिल गया हो। जाने से ठीक पहले शियाओ युआन पापा मुड़े और प्रिंसिपल यान को घूर कर देखा। प्रिंसिपल यान, कान खोलकर सुन लो, आगे से मेरा बेटा क्लास में कुछ भी करे, जब तक वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करता, किसी टीचर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसे टोकने की। अगर उसका दिमाग क्लास की दीवार तोड़ने का करे ना, तो उसे तोड़ने देना। तोड़ने के बाद सीधा मुझे बिल भेज देना, मैं ठीक तुम्हारी पूरी बिल्डिंग नई बनवा दूंगा। प्रिंसिपल यान ने डर के मारे किसी मशीन की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कमांडर शियाओ, आराम से जाइए। घर वापस जाते वक्त जीप के अंदर लेहू पापा उस ड्राइंग को हाथ में पकड़े इतना घूर रहे थे कि उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई थी। चेंचन बेटा, क्या ये दिल सच में रियल में बन सकता है? मैं शियाओ युआन पापा की गोद में आराम से बैठा था और बोला, हाँ बिल्कुल बन सकता है, पर अभी के मटेरियल्स ठीक नहीं है। टाइटेनियम अलॉय आग को ज्यादा सह नहीं पाएगा, इसमें थोड़ा सा रेनियम मिक्स करना पड़ेगा और हाँ, हमें इन ब्लेड्स को पिघलाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी भट्टी की जरूरत पड़ेगी। लेहू पापा ने खुशी से अपनी जांग पर हाथ मारा, बिना किसी टेंशन के। जो भी कमी हो अपने लेई पापा को बता देना। अगर आर्मामेंट डिपार्टमेंट का पूरा गोडाउन भी खाली करना पड़ा ना, तब भी तेरे लिए सारा सामान लाकर दूंगा। शियाओ युआन पापा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। उन्हें अभी भी इस अचानक हुए पंगे से थोड़ा डर था। चेंचन ठीक से सुन लो, आगे से स्कूल में कोई भी तुझे तंग करे ना, तो चुपचाप सहना नहीं, सबसे पहले पापा को कॉल करना। हम आमतौर पर पंगा नहीं लेते, पर किसी पंगे से डरते भी नहीं है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है पापा। ठीक जिस वक्त शियाओ युआन पापा और उनकी फौज ऑफिस में हल्ला मचा रहे थे, जियांग रोशुए क्लास के ठीक दरवाजे के पीछे छुपकर ये सारा मजाक देख रही थी। जब उसने देखा कि लेई टिंग मेरा बैग मुंह में दबाकर बाहर आया और मेरे दोनों पापा लोगों को
पूरे गैंगस्टर वाले स्टाइल में मुझे बचाते हुए देखा तो उसकी आंखों से जलन के मारे पानी टपकने लगा। भाई कितने खतरनाक लग रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि टीचर मेरे पेरेंट्स को भी स्कूल बुला ले। तो फिर ठीक अगले